अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे कहा जो है ना टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंतहाई पहले डिस्कवर हुआ है। यानी कि 1995 में मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। उससे 100 साल पहले जर्मनी के एक बहुत ही मारूफ साइंसदान डॉक्टर रोजन ने एक्सरेज को जो है ना सबसे पहले डिस्कवर किया था। मगर उसने जो एक्सरे को डिस्कवर किया था वो इस सोच के साथ नहीं किया था कि जी मैं डिस्कवर करूंगा आज पहली बार एक्सरेज को। इसका नाम भी एक्सरेज क्यों पड़ा, सिर्फ इसका डिटेल जो है ना उसके हिस्ट्री की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, आपको इतना बता दूं वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करा रहे थे। उसने नोट किया बहुत ही हाईली एक्सेलरेट करके, बहुत ही तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके मेटल को किसी मेटल को टारगेट बनाकर उस इलेक्ट्रॉन को जब मेटल के साथ स्ट्राइक कराया तो उसने नोट किया वहाँ से कुछ अननोन रेडिएशन एमिट हो रही है। वो परेशान हुआ, हैरान हुआ। उसने उसका नाम रखा यार एक्स रेस, कुछ न कुछ रेस निकल रही है। उसका अननोन नाम होने की वजह से उसका नाम उसने क्या रखा, एक्स रेस। आज हम तफसील से उस एक्स रेस, उसके बाद से उसका नाम भी एक्स रेस ही पड़ गया। हम आज तफसील से पढ़ेंगे एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसे होनी है, एक्सरेज के कितने टाइप्स हैं और इसकी मैक्सिमम एनर्जी कब हो सकता है, मिनिमम एनर्जी कैसे हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक आज इंशाल्लाह ताला हम पढ़ने वाले हैं, तो आपने हमारे साथ जुड़ के रहना है। तो डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज के बारे में। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा, आप में से बहुत सारों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक मुनासिब फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पर फॉल करता है। जैसे मेटल सरफेस पर कोई रेडिएशन फॉल करते हैं उधर से इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होता है, यानी कि उधर से रेडिएशन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन के एमिशन कराना। मगर आज आप पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में जो कि एग्जैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स प्रोसेस का सिंपल मतलब क्या होगा, इसमें हम करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फॉल कराएंगे मेटल सरफेस पर, फिर जैसे इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा मेटल सरफेस पर वहाँ से रेस निकल रहा होगा। तो आपने देखा ना, जो कि एग्जैक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि इसके जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है। देखें, यहाँ पर आपको ब्लू कलर में एक ख़ास किस्म का एक ट्यूब नज़र आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, ग्लास चेम्बर है। इसी के अंदर ही हमने एक्सरेज प्रोड्यूस करनी है। उसूली तौर पर इवैक्यूएटेड है, यानी कि जितना हो सकता है कि इसके जो प्रेशर है को जितना मुमकिन हो सकता है इसको लो प्रेशर के साथ हमने रखा हुआ है, ताकि इलेक्ट्रॉन आगे निकल रहे ना तो इलेक्ट्रॉन दूसरे जो है ना एयर मॉलिक्यूल से जो भी है इनके साथ इंटरेक्ट करके अपनी एनर्जी ना खो दें। तो ये एक ग्लास चेम्बर है। इस ग्लास चेम्बर के अंदर हमने यहाँ पर एक हीटेड फिलामेंट रखा हुआ है, ये कैथोड है। जैसे स्विच को हम क्लोज करेंगे इसको हीटअप होगी तो इधर से थर्मियनिक एमिशन होगी, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपॉन हीटिंग। वो जो इलेक्ट्रॉन है बहुत तेज़ी के साथ हमने मूव कराना है। यहाँ पर जहन में रख लीजिएगा, यहाँ पर जिसको मैंने शेड किया हुआ आपको नज़र आ रहा है ये हमारा टारगेट कहलाता है, और वही टारगेट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। पूरा का पूरा जो खाता है ना, पूरा कहानी है वो बेसिकली इस टारगेट की वजह से होता है। तो हमने क्या किया है, ये जो टारगेट है इसके साथ इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट कराना है। इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ जैसे इस टारगेट के साथ स्ट्राइक करेगा उधर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टारगेट के साथ स्ट्राइक करने से एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। ये एक अलग कहानी है कि एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती है, वो तो मैं आपको समझाऊंगा डिटेल। तो इस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेजी के साथ हमने वहां पर एक्सेलरेट कराना है, स्ट्राइक कराना है। अब इसको एक तेजी के साथ स्ट्राइक कराने के लिए हम तो ऐसे नहीं हो सकता नहीं कि आप में से बहुत सारे कहीं मैं गुलेल ले लूँगा और गुलेल के साथ उसको खींच के मारूंगा, इलेक्ट्रॉन को गुलेल के अंदर ढाल के डायरेक्ट उसको अलग लगा दे। नो 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 नो, इस इलेक्ट्रॉन को आगे मूव कराने के लिए हमने इसी के बीच में, यानी कि जो टारगेट है ना और ये जो कैथोड है इसके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेटअप किया है। हाई वोल्टेज सोर्स के साथ हमने डीसी सोर्स यहाँ पर कनेक्ट की हुई है। ये डीसी सोर्स बहुत ही मैक्सिमम जैसे 50 किलो वोल्ट तक इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा।
तो अगर इसके बीच में इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस आप बना के रखेंगे कि तो होगा क्या, जैसे आप स्विच को क्लोज करेंगे इधर ये हाईली पॉजिटिव होगा, ये हाईली पॉजिटिव, ये हाईली क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन को उधर पॉजिटिव जो प्लेट की तरफ बहुत ही तेजी के साथ मूव करेगी, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी के साथ टकराक यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। जितना आप यहाँ पर इसको ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ही तेजी के साथ वहाँ पर स्ट्राइक करने के लिए भाग रहा होगा। अब इतने तेजी के साथ शूट आउट होगी जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक करेगा, वहां से क्या एमिट होगा, एक्सरेस निकल रहा होगा अपॉन स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन द टारगेट। अब जहन में रख लीजिएगा, यहां पर कुछ और सिस्टम भी मैंने यहां पर रखा हुआ है। वो क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की ये तो नहीं हो सकता है ना, आप खुद भी सोचें कि सारा का सारा जो एनर्जी है वो एक्सरेस की शक्ल में निकल रहा हो। जब दो मैटर आपस में इंटरेक्ट करता है तो उस इंटरेक्शन के नतीजे में वहाँ पर बहुत सारे एनर्जी हीट के शक्ल में रिलीज हो रहा होगा। तो ये जो टारगेट है ना, इलेक्ट्रॉन इतना तेजी के साथ स्ट्राइक करता रहेगा तो इस पर कुछ एनर्जी तो इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेस रिलीज होगा, मगर मैक्सिमम जो एनर्जी है वो स्ट्राइक करते हैं तो वो अपने एनर्जी को हीट एनर्जी में लॉस कर रहा होगा। तो मुमकिन है आप अगर इस टारगेट को ऐसे मटेरियल के लें जिसका अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो कंटिन्यूस एक्सरेस कहाँ से मिलेगी? तो पहला चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है। तो फर्स्ट थिंग वो ये है कि जो टारगेट जो हमने ली है शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पिघल ना जाए। पहला क्यों वो है वो आपको समझ में, इसीलिए हम टंगस्टन डिस्क वगैरह लेते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी अगर इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के चांस बने तो हमने एक और जुगाड़ किया, वो है कि इसके अंदर एक वाटर कूलिंग सिस्टम, हमने एक कूलिंग सिस्टम दे दी। वाटर को फ्लो करा दिया, इसको बाहर कर देंगे, इसके अंदर सर्कुलेट करेंगे वाटर को, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने वाटर को इसके अंदर से गुजार दिया ताकि इस इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक करने से हमारे जो टारगेट है वो मेल्ट ना हो जाए, इस हीट को कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा वहाँ पर। तो ये जो सिस्टम है इसमें वाटर और साथ साथ टारगेट का आपने देखा लो मेल्टिंग पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तफसील आपने नोट कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो मैंने अभी आपको बताया हाई वोल्टेज सोर्स जैसे ही प्रोवाइड करेंगे, इस ग्लास चैम्बर में मौजूद हमारे कैथोड को फिर जाके टारगेट के साथ जो स्ट्राइक करेगा तो फिर जाके वहाँ पर आपको मालूम है कि एक्सरेस प्रोड्यूस होगी। अब जो एक्सरेस प्रोड्यूस होगी तो जनाब रोजन साहब ने देखा कि अगर आप उसको डिस्प्ले करें वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी तो आपको इस किस्म को कोई पीक मिलेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। जब इस किस्म का पीक मिलेगा तो आपने एक चीज़ नोट किया, इसमें एक तो हमारे पास बड़े शरीफ सा एक कर्व बन रहा है, दूसरा इसमें बहुत ही शार्प पीक, लेला पीक। आप में से बहुत सारों ने लेला पीक ज़रूर सुना होगा, बहुत ही खूबसूरत पीक है, पाकिस्तान में माउंटेन हुशे के मुकाम पर है। तो एनीवे ये जो लेला पीक की तरह बहुत ही खूबसूरत शार्प पीक्स भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो पीक्स हैं और ये जो कर्व लाइन आपको जो नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर दो किस्म का एक्सरेस प्रोड्यूस हो रही है। इसीलिए हमने नंबर 1 एक को क्या नाम दिए ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस, समझाऊंगा इसमें। दूसरा होगा कंटिन्यूअस एक्सरेस। आज तो सबसे पहले हम बहस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस क्या चीज़ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस यानी कि नोट ये रखना है आपने, जैसे इलेक्ट्रॉन टारगेट के साथ स्ट्राइक करता है उधर से एक्सरेस निकलता है। वो जो एक्सरेस निकल रही है ना, वो किस वजह से, आया इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से है या टारगेट में कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है जिसकी वजह से होता है। यही चीज़ समझने के लिए आपको ये चीज़ समझना है, नंबर 1 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस, दूसरा कंटिन्यूअस एक्सरेस। कंटिन्यूअस एक्सरेस मैं अभी आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूअस एक्सरेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस किसे कहते हैं। देखें, ये जो टारगेट एटम है ना, टारगेट एलिमेंट है, वो जो टारगेट एलिमेंट है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे।
बहुत सारे एटम्स होंगे। इन्हीं में से मैंने एक सिंगल एटम को यहाँ पर शो किया हुआ है, यानी कि ये जो मैंने शेड किया हुआ है ना, वो बेसिकली बहुत सारे नंबर ऑफ एटम से मिलके बने हैं। इन्हीं में से एक सिंगल एटम मैंने लिया है, जो कि इस टारगेट से भी आपको बड़ा लग रहा है ना, तो बेसिकली आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। जहन में रख लीजिएगा, आपको अपना कदर नहीं है, आप देख सकते हैं इसको, इतना बड़ा करके आप देख सकते हैं। देखिए, हालांकि इन्हीं में से बहुत ही एक छोटा सा सिंगल एटम को मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उधर से तेजी के साथ आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इस टारगेट के साथ स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करते ही मुमकिन है, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटी में पहले बात करता हूं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी के साथ गुस्से में इधर आ जाता है, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने से मैं भी पॉसिबल इस टारगेट मटेरियल के किसी एटम का जो के शेल है, फर्ज नॉट नेसेसरी हमेशा के शेल के इलेक्ट्रॉन को उधर से नॉकआउट कर दे, के शेल के किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन को उधर से निकाल दिए, उसे नॉकआउट करा दिए, तो इसमें एक वैकेंट स्पेस आ जाएगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत तेजी के साथ इसके साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उधर से निकल गया। अब एक बात बताएं, इसी के शेल के अंदर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। वो जो वैकेंसी है ना, इसको फिलअप करना है। उसको फिलअप करते हैं तो आपको पता है कि के शेल के जो है ना, के शेल वैकेंट हो और एल शेल में इलेक्ट्रॉन रहे, ये मुमकिन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की हमेशा कोशिश होती है कि वो हमेशा न्यूक्लियस के करीब बैठे हैं, समझ में आएगा ना। मगर मसला इसके साथ ये है कि हर एक के अपने अपने एक, आपको पता है कि कैपेसिटी है। जैसे के शेल में हमसे 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन था, मगर इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को, के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर निकाल दिया, तो इसके अंदर एक वैकेंसी क्रिएट होता है, जिसे होल कहते हैं। अब जैसे ही होल नजर आएगा ना, तो इसके करीब हमसाये के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे किसका, एल शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, उसका चांस ज्यादा है कि वो इसको ऑक्युपाई करें, इस होल को ऑक्युपाई करें। 95% पॉसिबिलिटीज है, में रख लीजिएगा, चांस होता है कि इसके नेबरिंग जो शेल के इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्युपाई करे। 95%। जरूरी नहीं है कि सिर्फ के शेल के एल शेल के इलेक्ट्रॉन के में आ जाए, एम के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ सकता है, एन के इलेक्ट्रॉन भी इधर ऑक्युपाई कर सकते हैं। मगर मैंने कहा कि 95% पॉसिबिलिटी यही है कि इसके नेबरिंग शेल के इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्युपाई करे। मगर आपने बोहर्स मॉडल भी आपने पढ़ रखा है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ जंप करता है, तो उस सूरत में एक वो रेडिएशन रिलीज करता है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करता है, तो एक एनर्जी या फोटॉन रिलीज किया इसने। मजे की बात, यही फोटॉन क्या कहलाता है, एक्सरे कहलाता है। समझ में आ गया ना। इसी तरह यहां पर जरूरी नहीं है सिर्फ एल शेल के इलेक्ट्रॉन के में आ जाए, यह भी मुमकिन है कि एम शेल के इलेक्ट्रॉन भी तो इधर आ सकता है। अगर एम शेल के इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो वो भी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, 5% चांस तो उसका भी है ना। तो आप खुद बताएं, इसका और इसका जो एनर्जी है, यहां से लेकर इधर जब जंप करता है, तो वो जो रिलीज करने वाला एनर्जी है, सेम तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है रिलीज किए हुए जो एनर्जी है, वो दोनों एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर होता है। तो इनके भी जो डिफरेंस कुछ और होगी, इनके भी जो डिफरेंस कुछ और होगा, यहां से जंप करके इधर आता है तो उसका जो है ना एनर्जी कुछ और होगा। तो मैं कह सकता हूं एनर्जी कुछ होगा, इसका मतलब होगा हर एक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। एनर्जी डिफरेंस होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का मतलब हर एक वेवलेंथ डिफरेंट है, हर एक की अपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज बेसिकली किस वजह से होता है, इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से, टारगेट मटेरियल के एटम के इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से पैदा होता है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि जब यहां पर फर्ज करता हो एल शेल के इलेक्ट्रॉन इधर जंप करता हो, तो इधर भी एक वैकेंसी क्रिएट होता है। जब इधर वैकेंसी क्रिएट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है एम शेल के इलेक्ट्रॉन इधर आएगा,
95%, मगर एन शेल के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ सकता है, उधर से हायर एनर्जी स्टेट से भी जो मौजूद इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम कर सकता है। हर एक की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी को देखा है, मुमकिन तो है। तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेस। अब इसमें अगर एल शेल के इलेक्ट्रॉन के में आ जाए, उस एक्सरे को के अल्फा एक्सरे का नाम देंगे। एनर्जी आपको पता है प्लांक्स लॉ के मुताबिक E=hf होता है। तब उस सूरत में वो जो एनर्जी है एल और के, इन दोनों एनर्जी स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। अगर के एल शेल से के में नहीं, एम शेल से के में आ जाए, एम शेल से के में आके वो फोटोन रिलीज करता है, तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी है उसको मैं HF कहता हूं, वो यकीनन इस एनर्जी स्टेट और इस एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर होगा, EM-EK के बराबर होगा, जिसको हमने के बीटा एक्सरे कहा। इस तरह अगर N से अगर K में आ जाए पॉसिबिलिटी, ज़हन में रख लीजिएगा, तो उस सूरत में K गामा एक्सरेस होगा। हर एक अपने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर इस इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने नॉकआउट कर दिया के कैनाई, बल्कि एल शेल के किसी इलेक्ट्रॉन को अगर नॉकआउट करता है, तो के का जो इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इधर एक वैकेंसी क्रिएट होता है तो मुमकिन है एम के इलेक्ट्रॉन एल में आ जाए, तो उस सूरत में हम क्या नाम देते हैं, एल अल्फा एक्सरे कहते हैं। इस तरह अगर एन शेल के इलेक्ट्रॉन एल में आ जाए तो उसे हम एल बीटा एक्सरे कहते हैं। तो आपको जितने भी इसमें जो शार्प पीक्स नजर आ रहे हैं, ये ध्यान में रख लीजिए, जो फ्लैट वाला नहीं, जो शार्प पीक्स नजर आ रहे हैं, डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है वो सब के सब क्या है, ये शार्प पीक्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस। शार्प पीक्स हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस को जाहिर करता है। तो मुझे उम्मीद है आपने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस समझ लिया होगा, जो कि बेसिकली इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से होती है, वो भी टारगेट मटेरियल की। दूसरा, ये भी तो मुमकिन है, हमने तो आपको मालूम है बहुत सारे थ्योरीज हम पढ़ रखे हैं, हमने मैक्सवेल्स लॉ पढ़े हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। हम यहाँ पर एक और केस पढ़ेंगे, उसका नाम होगा कंटिन्यूअस एक्सरेस। कंटिन्यूअस एक्सरेस, दो किस्म का एक्सरेस इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। मैंने बात की उसमें से एक का नाम आपने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे रखा, दूसरे का नाम क्या है, कंटिन्यूअस एक्सरेस। कंटिन्यूअस एक्सरेस को हम ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन, इसको ब्रेमस्ट्रॉलिंग कहते हैं। ब्रेकिंग रेडिएशन को क्या कहते हैं, ब्रेमस्ट्रॉलिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रेकिंग रेडिएशन किसे कहा जाता है। देखें, पहला पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया इसमें कि इधर से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, वही इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके किसी एक इलेक्ट्रॉन को उधर से नॉकआउट करता है। नॉकआउट करने के बाद वही टारगेट के एटम के ऊपर ना एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन करता रहता है, जिससे एनर्जी रिलीज करता है, वो एक्सरे। बेसिकली उसका नाम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे रखा। दूसरा एक और पॉसिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है, वो पॉसिबिलिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज यहां पर यह हमारा टारगेट, वंस अगेन टारगेट एटम है, टारगेट न्यूक्लियस है। चलें इसको मैं थोड़ा बड़ा करके शो करता हूं, आपको गुस्सा तो नहीं है ना। ये देखिए, यस, इधर से वो शरीर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने के लिए बहुत तेजी के साथ आ जाता है। इधर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, जिसको मैंने वहां पर रेड कलर से शो किया, तो मैं यहां पर भी उसको रेड कलर से शो करता हूं। स्ट्राइक करने के लिए निकल आता है, उसकी जो एनर्जी होता है ना, वो एनर्जी बेसिकली बराबर होता है E=, इसकी जो एनर्जी है वो V/E, एनर्जी ऑफ जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन V/E के बराबर होगी। इसकी जो टोटल एनर्जी है, इतनी एनर्जी वो पोजेस करता है, इस सोर्स उसको मिली हुई है और तेजी के साथ स्ट्राइक करता है। तो आप एक बात बताएं,
मैं जब बॉलिंग करता हूँ ना, मेरा बॉलिंग माशाल्लाह बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट, क्योंकि मैं वट्टा फेंकता हूँ। एनीवे, वट्टा फेंक के भी ना पूरा का पूरा विकेट पे नहीं लगता। यकीन माने, मैं जब वट्टा फेंकता हूँ ना तो मैं अपने हिसाब से कोशिश करता हूँ भी ना तो विकेट पे नहीं लग रहा होता, कभी उधर चला जाता, कभी डबल वाइट होता है। बेचारे जो स्लिप में मौजूद जो प्लेयर हैं उसके बस में भी नहीं होते उसको पकड़ ले, निकल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बॉलर हूँ, इसीलिए आपने समझ लिया होगा। मेरे कहने का मतलब है इतना तेज फेंकने के बावजूद भी विकेट पे नहीं लगता, इधर उधर चला जाता है। ठीक, यही सूरत हाल यहाँ पर भी है। इलेक्ट्रॉन इतने तेजी के साथ स्ट्राइक कर रहा होगा तो नॉट नेसेसरी सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टारगेट के किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को उधर से नॉकआउट करा है। नो, वो हो सकता है कि वो विकेट के बिल्कुल पास से गुजरे, यानी कि न्यूक्लियस के करीब से गुजरे। न्यूक्लियस पर नेगेटिव चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस पर कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। फर्ज करता हूँ डियर स्टूडेंट, इसका एनर्जी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी है। वो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब से गुजरेगा, तो करीब से गुजर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से आगे जा रहा था बहुत तेजी के साथ। न्यूक्लियस ने उसको देख लिया, इलेक्ट्रॉन को कहा उधर मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होती है। तो क्या कर देगा? तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप खुद देखिए इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा बहुत कम होगा, रिड्यूस होगा। तो होगा क्या? इधर देखिए, ये जो एनर्जी है जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ जा रहा था, वो उसको अपनी तरफ बेंड कराएगा। जब बेंड कराएगा ना, तो फर्ज किया मैंने बाद में इसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मेजर की, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओहो, पहले कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट था? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, अब उसका एनर्जी थोड़ा लॉस कर गया है। कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किधर चला गया? मगर हमें मालूम है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज और डिसेलरेटिंग चार्ज हमेशा एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये जो लॉस इन एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली हमें यहाँ पर एनर्जी की शक्ल में मिलेगा। वो जो एनर्जी है वो भी बेसिकली क्या है? एक्सरेस है। पता चल गया? ये बेसिकली इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलती है। इसमें इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से मिली। यहां पर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन ने अपने एनर्जी खो दिया, जितना वो खो देता है वो एक्सरेस की शक्ल में मिलेगा। इसको हम कंटिन्यूअस एक्सरेस कहते हैं। अब एक बात बताएं, इसका नाम ब्रेकिंग रेडिएशन क्यों पड़ गया, जिसे ब्रेमस्टॉर्म जर्मन लफ्ज है। अब देखें, ब्रेक क्यों कहा? ब्रेक कहते हैं स्पीड रिड्यूस करना। तो आप देखें, ब्रेक लगना, बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, उसका जो स्पीड है उसको ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने से जो रेडिएशन एमिट हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? ब्रेकिंग रेडिएशन, जिसको ब्रेमस्टॉर्म भी कहते हैं। तो इसका नाम ब्रेमस्टॉर्म कहें या ब्रेकिंग रेडिएशन कहें, इसको हम कंटिन्यूअस एक्सरेज भी कहते हैं। क्यों कंटिन्यूअस एक्सरेज कहा गया वो भी मैं आपको बताता हूं। देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। तो वो किसी दूसरे नेबरिंग, इसके हमसाये में सिर्फ यही एक एटम थोड़ी होता है, यहाँ पर एक और एटम भी मौजूद होगा। इस एटम के बिल्कुल पास से गुजर रहा होगा। तो वो अनटिल इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो ना, तब तक ये मूव करता रहेगा, तब तक ये कर्व होगा। तो उस वक्त जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब 0 होगी, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0 होने का मतलब है वो वंस अगेन वहां से एक एनर्जी रिलीज करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कंटिन्यूअस एक्सरेस। तो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस एनर्जी, एक्सरेस की एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकता है, वो आपने नोट किया होगा। मैंने अभी आपसे कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो उसका जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्सरेस की शक्ल में मिलेगा। अब अगर ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरेक्शन, पहले ही इंटरेक्शन में इसका काइनेटिक एनर्जी 0 होता है,
तो उस सूरत में 10 इलेक्ट्रॉन से जीरो होने का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो एक्सरे से एमिट कर रहा होगा, उस वक्त एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम एनर्जी मैं यहां पर लिखता हूं, देखो मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कब होगा? ड्यूरिंग फर्स्ट इंट्रैक्शन, फर्स्ट कोलिजन में, फर्स्ट कोलिजन कहें या इंट्रैक्शन कहें, फर्स्ट कोलिजन में, ठीक, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो? जीरो हो। तो उस वक्त मैक्सिमम काइनेटिक मैक्सिमम एनर्जी वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब हमें पता है कि जो एनर्जी है ना, वो आपको मालूम है किसके बराबर होता है? एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर? एच एफ के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और वही काइनेटिक एनर्जी एच एफ के बराबर होगा। तो एनर्जी को मैं वी इंटू ई लिखता हूँ। उस वक्त एनर्जी मैक्सिमम होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। तो मैं इधर से एफ मैक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि किसके बराबर होगा? वी इंटू ई डिवाइडेड बाई एच। ये उस सूरत में जब फर्स्ट इंट्रैक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना हो, तो उस सूरत में इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होने का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, वेवलेंथ इसका बहुत ही कम। आपको पता है कि वेवलेंथ किसके बराबर होता है? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा वाला फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा। ये दोनों इनवर्स रिलेशन में। तो अगर आप चाहें तो इधर से वेवलेंथ के टर्म में भी निकाल सकते हैं। एफ एम के वजह इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैं इसका सी डिवाइडेड बाई लेमडा मिनिमम भी लिख सकता हूँ, जो कि किसके बराबर होगा? वी ई डिवाइडेड बाई लेमडा। इधर से ही आप अगर लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा मिनिमम किसके बराबर होगा? इधर उसको इधर इसे लेके जाएं तो सी लेमडा डिवाइडेड बाई वी इंटू ई करेंगे, तो हमें इधर से रिलीज होने वाले जो एनर्जी है उस एक्सरेज का वेवलेंथ कितना हो सकता है वो भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो शार्प पीक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं, और जो फ्लैट सरफेस आपको नज़र आ रहा है, फ्लैट जो कर्व नज़र आ रहा है, वो बेसिकली कंटिन्यूअस एक्सरेज को जाहिर करता है। अब यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कम क्यों हुआ? तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इस खास, जैसे मैं फर्ज कर एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप खुद समझ लीजिएगा कि अल्फा एक्सरे पे इसका वेवलेंथ इतना है, यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन L से K में आता है तो उस वक्त इसकी वेवलेंथ इतनी थी, तो इसी स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन ड्यूरिंग ब्रेक होते हुए और भी इसी वेवलेंथ का रेडिएशन वो एमिट कर रहा होगा। तो रिजल्टेंट वेवलेंथ उस सूरत में सम अप होगा तो मैक्सिमम होगी, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। यही सूरत हाल यहाँ पर देखो, मैंने आपसे कहा कि एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि जो ना फर्स्ट इंट्रैक्शन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मगर 2-3 इंट्रैक्शन के बाद भी, मल्टीपल इंट्रैक्शन के बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकता है। तो उस सूरत में यकीनन मुख्तलिफ वेवलेंथ का रेडिएशन वो एमिट कर रहा होगा, जिसका वेवलेंथ, इसके जो वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी वो एल अल्फा एक्सरे के वेवलेंथ के बराबर भी हो सकता है, एल बीटा एक्सरे वाले, एल गेमा, इस तरह के अल्फा के बीटा के गेमा। इसीलिए रिजल्टेंट बीच में ना फ्लैट कर्व के ऊपर आपको शार्प पीक्स नजर आ रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है ना एक टॉपिक, जो कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, ना सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज बल्कि हमने यहाँ पर क्या क्या नाम कंटिन्यूअस एक्सरेज और साथ साथ यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज दोनों को हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या हर हवाले से कहें कि इसके जो इस टॉपिक को आप इग्नोर किसी हाल में नहीं कर सकते हैं, समझ लिया होगा। मैंने अपने हिसाब से कोशिश की है। बाकी इंशाल्लाह ताला एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।